नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नेशन एट 9 में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में 26 और 27 अप्रैल को वर्चुअल रूप से आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 6वें संस्करण को प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को चिकित्सा क्षेत्र के नए उभरते केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। इसके वैश्विक बाजार में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्यात के लिए भारतीय उद्यमियों की क्षमता का प्रदर्शन होगा। इसमें 70 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इसके पहले पीएम ने दिसंबर 2022 में गोवा में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन को बीते 6 मार्च को पोस्ट बजट वेबिनार में चर्चा की थी। अब तक चर्चा में मोदी ने आयुर्वेद, एलोपैथी, फार्मा और अनुसंधान केंद्रों को मिलकर वन अर्थ वन हेल्थ पर काम करने की सलाह दी। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र तमिल संगमम का समापन करेंगे। समारोह को संबोधित करेंगे। इधर पीएम सुबह लगभग 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने को लेकर पीएम की सोच में निहित है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों को सामने लाने, उन्हें फिर से खोजने में सहायता करता है। आपको बता दें कि सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात और तमिलनाडु के बीच साझा संस्कृति और विरासत का उत्सव है। 10 दिवसीय संगम में हिस्सा लेने के लिए 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए हैं। अब बात करेंगे कर्नाटक की विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा के प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। कर्नाटक फतह के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में योगी की चुनावी रैली करवाने की काफी डिमांड है। दरअसल बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया है। योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक के मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे सीधे मांडवा के लिए रवाना हो जाएंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में उनके लिए एक चुनावी रैली का कार्यक्रम भी है। साथ ही साथ धुआंधार प्रचार के बीच बसवेश्वर मंदिर में दर्शन भी होंगे। अगली खबर कर्नाटक से, जहां कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर हैं। वहीं आज प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी बोलेहुनूर और हिरियूर में चुनावी सभा करेंगी। साथ ही हिरियूर में रोड शो में शामिल होंगे। आपको बता दें, कल उन्होंने मैसूर से पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंची हैं। प्रियंका ने राहुल गांधी की तरह ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने आपको बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। प्रधानमंत्री को भी कई लोगों ने यहाँ के सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम चुप है। दिल्ली में मेयर के लिए आज चुनाव होगा। इस चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय और बीजेपी के नेता शिखा राय के बीच है। दिल्ली नगर निगम में आप सत्तारूढ़ है। मेयर चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय और भाजपा की शिखा राय है। शैली ओबेरॉय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों के अंतर से हरा दिया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले थे। पिछली बार चुनाव के वक्त काफी देर हंगामा देखने को मिला था। हाल ही में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की एक पार्षद को अपने पाले में कर लिया था। दोनों ही ओर से जीत के अब दावे किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां सीएम बसवराज बोम्मई ने चुनाव के पहले ही हुबली धारवाड़ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले जगदीश शेट्टार पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि शेट्टार चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि हुबली ने बीजेपी को हमेशा ही वोट दिया है। इसके पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया के बयान की सभी लिंगायत मुख्यमंत्री भ्रष्ट होते हैं। बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने लिंगायत समाज का अपमान किया है और जनता उन्हें इस चुनाव में एक बार फिर से सबक सिखाएगी।
पीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर आसीन होगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि बोम्मई 51 विधानसभा सीटों पर सड़क मार्ग के जरिए प्रचार प्रसार करेंगे। इन 51 विधानसभा सीटों में किसी में रोड शो और किसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज शाम 4 बजे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर अपनी फैसला सुनाएगी। ईडी के केस में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज सीबीआई केस में आगे की सुनवाई करेगी। उधर सीबीआई ने पहली बार अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर पेश कर दिया है कोर्ट में। सीबीआई ने मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गुरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगा। चार्जशीट में एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 25 नवंबर 2022 को फाइल की थी। अब खबर है तमिलनाडु से, जहां चेन्नई में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस प्रौद्योगिकी केंद्र में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस दौरान सोनोवाल ने कहा है कि केंद्र में मेक इन इंडिया तकनीक समाधान सक्षम करेगा और समग्र विकास को बढ़ावा देगा। ये भी कहा कि केंद्र नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का विस्तार भी किया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन, समुद्री रोबोटिक्स, समुद्री सूचना विज्ञान में समुद्री प्रयोगशालाओं को शामिल किया जा सके। इस साथ ही एक समुद्री नवाचार केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। खबर पंजाब से, जहां भारत पाक सीमा पर धुंध की आड़ में पाकिस्तान ड्रोन आने का सिलसिला लगातार जारी है, मगर देश विरोधी ताकतों के इरादों को निस्तेनाबूद करने के लिए बीएसएफ के जवान हमेशा से ही मुस्तैद हैं। अमृतसर में पाकिस्तान की ओर से प्रवेश करे ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने गोलीबारी कर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि बीएसएफ जवानों की तरफ से गोलीबारी की कार्रवाई के तुरंत बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल पिछले हफ्ते भी अमृतसर पुलिस और बीएसएफ ने अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्रों से 2 किलो हेरोइन और एक ड्रोन जब्त किया था। इसकी जांच की जा रही है। भारी संकट से गुजर रहे सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। इसके तहत भारतीय लोगों का पहला जत्था सूडान से रवाना होकर सऊदी अरब पहुंच गया है। इसी के साथ ही पहला विमान भी सूडान से 148 भारतीयों को लेकर जेद्दाह पहुंचा है। इसके बाद आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और सऊदी अरब के अधिकारियों को उनकी पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। वहीं जेद्दाह पहुंचे 278 भारतीयों को केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने रिसीव किया। कहा कि भारतीयों को जेद्दाह बंदरगाह पर रिसीव कर खुशी हुई है। आपको बता दें कि सूडान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 15 अप्रैल से शुरू हुए हिंसक लड़ाई जारी है। अब तक हिंसा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक मासिक संबोधन है। इसके जरिए पीएम मोदी देशवासियों से बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले आज दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जहां स्मारक, डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में 5 बजे होगा। इसके उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। खबरों में रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां अमरावती में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप कार्यालय में कृषि, सहकारिता और नागरिक आपूर्ति विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों से रायतू भरोसा के लिए किसानों की सूची को जल्द से जल्द तैयार करने के आदेश दिए। वहीं सीएम ने कहा कि खरीफ फसलों की खरीद पर किसानों को 33 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने उच्च मांग वाली धान की विभिन्न किस्मों के बारे में भी किसानों के बीच जागरूकता को पैदा करने की बात कही है। इस पर आवश्यकता देने की बात कही है। इधर अधिकारियों से बीज तैयार रखने के आदेश भी जारी हुए हैं। वहीं इससे किसानों को निर्यात का विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। और अब बात होगी पंजाब की। पंजाब में प्रदेश की
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात तकरीबन 8:30 बजे निधन हुआ है। वह 95 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक उनका मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में निधन हुआ। बादल का पार्थिव शरीर आज मोहाली से बठिंडा तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार को दोपहर 1 बजे बादल गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, वरिष्ठ नेता और सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत के बाद 1 हफ्ते पहले मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 26 और 27 अप्रैल को 2 दिनों का राजकीय शोक होगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल उनके बेटे हैं। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 सितंबर 1927 को पंजाब के छोटे से गांव अबुल खुराना के जाट सिख परिवार में हुआ था। खबर तेलंगाना से है, जहां हैदराबाद की एक अदालत ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इधर शर्मिला की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को शर्मिला ने एक पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी दफ्तर जा रही थी, लेकिन पुलिस ने घर से निकलने से पहले ही शर्मिला को रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने शर्मिला को एक महिला कांस्टेबल को कथित तौर से थप्पड़ मारने और एक सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी करने के आरोप में हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई की एक विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को देश में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अब वह 18 जून तक भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यात्रा करना निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। वहीं बताते चलें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जमानत पर चल रहे हैं। उनकी जमानत की शर्तों में ये भी शामिल था कि वो कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे। इसके खिलाफ अनिल देशमुख ने अर्जी दाखिल कर यात्रा मांगने की अनुमति मांगी थी। इसे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया। आपको बता दें कि देशमुख धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं और ईडी और सीबीआई देशमुख के मामले की जांच कर रही है। इधर रुख करेंगे राजस्थान का। राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने के कारण राजस्थान भर में सफाई की जो व्यवस्था है ठप हो गई है। वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण पद्धति लागू करने का विरोध कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर गलियों से लेकर शहर के मुख्य सड़कों तक अब साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर कूड़ों का ढेर नजर आ रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार एक साथ 13,184 पदों पर नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेगी। ये भर्ती 5 साल बाद हो रही है, लेकिन परेशानी ये है कि निकायों में वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए 12% सीटें आरक्षित है। ऐसे में सरकार के लिए सभी पदों पर वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती करना मुश्किल है। अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दे दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा रही, बल्कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। रामलला ट्रस्ट की देखरेख में राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, और आज राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इस दौरान भूपेश बघेल प्रदेश में जनगणना को लेकर कहा कि जनगणना का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जरिए पता चलेगा कि कौन लाभार्थी है जिसके पास सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। खबर दादर नगर हवेली से, जहां पीएम मोदी ने सिलवासा में आयोजित कार्यक्रम में 4,873 करोड़ की लागत के 96 प्रोजेक्ट शिलान्यास और शुभारंभ किया। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। साथ ही पीएम मोदी ने सिलवासा में नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और अनुसंधान संस्थान को देश को समर्पित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने छोटे से क्षेत्र में इतना आधुनिक विकास कैसे होगा। ये अब हमने देख लिया। अब हमारा सिलवासा पहले वाला नहीं रहा, ये अब और भी बेहतर हो गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मुझे फिर से लगभग 5,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का मौका मिला है। जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनमें से कई शिलान्यास का मुझे आपने मौका ही दिया। खबर यूपी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से निकाय चुनावों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उन्नाव में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि यूपी नगर निकाय का चुनाव छोटा नहीं है। जहां 6 करोड़ की आबादी निवास करती हो, उसे छोटा कैसे कह सकते हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है।
सीएम योगी ने कहा है कि 2014 के पहले देश की ऐसी स्थिति थी, लोग शक की नजर से देखते थे, कहीं भी आतंकी हमले होते थे, घुसपैठ होता था। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद आज भारत को दुनिया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले 5 बजे बंद हो जाया करती थी दुकानें, लेकिन अब बदलाव आया तो दुकानें रात भर खुली रहती हैं। माफियाओं की कमर टूट रही है। अब बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां व्यापारियों के बढ़ते विरोध के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुपालन नियम 2023 को स्थगित कर दिया। 5वें दिन ही इसे स्थगित करना पड़ गया। नगरीय विकास और आवास विभाग ने 21 अप्रैल को इस नियम की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि इस नियम के लागू करने से पहले जिन नगरीय निकायों के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्तर पर व्यापार विनियम के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए निःशुल्क निर्धारित करने का नियम लागू किए गए हैं, वो पुनर्वास लागू रहेंगे। बता दें कि नगरीय विकास और आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुपाज्ञा आलम और संशोधन कर प्रदेश के किसी भी शहर में कस्बे पर व्यापार करने पर नया टैक्स लागू कर दिया था। इसका विरोध शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे असम की ओर, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिब्रूगढ़ जेल के आइसोलेशन सेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के पल पल की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है। पहले जेल परिसर में 55 सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन अमृतपाल के पहुंचने के बाद से इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। वहीं जेल के बाहर असम पुलिस के कमांडो ब्लैक पैंथर्स की तैनाती कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे जेल की निगरानी कर रहे हैं और जेल के अंदर कैदियों और जेल गेट पर आगंतुकों के आवाजाही पर सख्त नजर रखी जा रही है। खबर है कि अमृतपाल सिंह से आईबी और रॉ के अलावा अन्य केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ शुरू करने वाली हैं। वहीं पंजाब पुलिस के अधिकारी भी पूछताछ के लिए डिब्रूगढ़ जेल आ सकते हैं। पूछताछ के दौरान अमृतपाल को मिलने वाली फंडिंग, उसके समर्थकों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1095 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की अब तक मौत भी हुई है, जबकि संक्रमण दर 22.74% रहा है। दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों में उपलब्ध कुल 7,975 बिस्तरों में से फिलहाल 318 पर मरीज भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोविड के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,34,061 हो गई है और 3 मरीजों की मौत हो जाने के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 26,600 हो गई है। खबर उत्तराखंड से है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान मंदिर को करीब 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ में कपाट खोलने के लिए सुबह 5 बजे से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मुहूर्त के अनुसार सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोले गए। मंदिर में कपाट खोलने के समय करीब 8,000 भक्त मौजूद रहे। सुबह करीब 3 फीट तक मोटी बर्फ की चादर बिछी होने के बावजूद भी हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खोलने के दौरान मौजूद रहे, भक्तों का अभिवादन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। आपको बता दें, अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। खबरों में बात करेंगे बिहार के। देश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। देश के हर राज्य में गर्मी ने लोगों को परेशान किया है, वहीं बिहार में इससे अछूता नहीं रहा। बिहार में चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पटना एयरपोर्ट इलाके में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। वहीं पटना में लू शुरू हो गई है। लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण दिन में काम करना दूभर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्मी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी। बताते चलें कि बिहार में पिछले 5-6 दिनों से हीट वेव लू चल रही है। गर्म हवा 12 से 19 किलोमीटर की तेज रफ्तार से चल रही है। पूर्णिया में भीषण गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग ने पटना, बांदा, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, सुपौल में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IMG के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान के अनुसार 26 से 28 अप्रैल तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इसमें 27 और 28 अप्रैल को कश्मीर संभाग के अधिक प्रभावित रहेगा। इसका असर जम्मू संभाग में दिखाई देगा। जम्मू में दिन शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई है। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी ने तेवर भी दिखा दी।
हालांकि पिछले दिनों मौसम में आए बदलाव से अभी राहत बनी हुई है। यहाँ दिन का तापमान 34.1 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बनिहाल में दिन का तापमान 24.0, बटोत में 24.0, करड़ा में 30.5 और भद्रवाह में 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कश्मीर में भी साफ मौसम के बीच अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर चला गया। चलिए इसी के साथ नेशन एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।